हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत भूगोल की सीरीज के 100 क्वेश्चन हमने आपको पहली वीडियो में अवेलेबल करा दिए थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 101 से और 200 तक क्वेश्चन अवेलेबल करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, छठा है आपका यूरोप महाद्वीप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 102, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा भारत देश भी एशिया महाद्वीप में ही है। क्वेश्चन नंबर 103, यूरोप तथा एशिया मिलकर क्या कहलाते हैं? तो यूरेशिया कहलाते हैं। यहाँ पर हम यूरोप प्लस एशिया अगर लिखेंगे तो ये मिलकर के यूरेशिया बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, आपने अभी पढ़ा कि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे जो छोटा महाद्वीप है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 105, सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। तो इस पर सर्वप्रथम चढ़े थे एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, तथा उनके साथ थे तेंजिंग नोरगे शेरपा जो भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला। देखिए, विश्व की जो प्रथम महिला थी वह थी जुंको तोबई, और जो एवरेस्ट पर भारत की प्रथम महिला चढ़ी थी वह थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप, और इसको अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप या अंधेरा महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो देखिए, नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और मिस्र देश में। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है मिस्र, जहाँ के पिरामिड जो है प्रसिद्ध है, तो मिस्र देश में बहती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। क्वेश्चन नंबर 112, जो हमने अभी अभी पता किया कि किस देश में पिरामिड प्रसिद्ध हैं, तो देखिए मिस्र देश के पिरामिड प्रसिद्ध हैं। किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो है नई दुनिया कहा जाता है। 114, भारत के 3 शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और आप ही की बुक से लिए गए हैं। अगर आप एक बार अपनी 6, 7 और 8 की बुक उठा करके देखेंगे तो आपको भूगोल की जो हमारा भूमंडल की जो बुक है उसके अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, कंगारू जानवर किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कंगारू जानवर पाया जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी जो प्रबाल भित्ति है, ये प्रबाल भित्ति है, मिट्टी नहीं, ये है आपकी भित्ति, प्रबाल भित्ति। ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 117, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? तो 71% भी आ सकता है वहाँ पर, और 3/4 3/4 भाग पर जल है, ये भी आ सकता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्थलमंडल है? तो आपको पता है कि 100 में से जब 71% हमारे यहाँ जल हो गया तो हमारे पृथ्वी पर जो है लगभग 29% भाग पर जो है स्थलमंडल है, अर्थात 1/4 भी वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो देखिए, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। आपका प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अब हम बात करते हैं जल के कितने रूप हैं। तो जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये जल के 3 रूप हैं। पृथ्वी के जल का भाप बनकर वायुमंडल में पहुंचना क्या कहलाता है? तो ये वाष्पीकरण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जब ठंडी होकर दोबारा द्रव अवस्था में बदल जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं सघनन। क्वेश्चन नंबर 125, वायुमंडल आकाश में लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक। अच्छा, 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल है। और वायुमंडल में हमारी कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल में 5 परतें हैं। वायुमंडल में कितनी परत है? 5। एक अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आपको ये 5 जो परतें हैं याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन में ही इनमें से एक परत दे और उसके बाद अन्य कुछ और या अन्य जो है ऑप्शन दे, तो आपको हो सकता है वहाँ से वायुमंडल की परत छांटनी हो। क्वेश्चन नंबर 127, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%। और ऑक्सीजन आपका कितना है वायुमंडल में? 21%, 21%। धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो भयानक गैसें हैं, इनसे वायुमंडल का ताप बढ़ता है। तो वह ताप बढ़ना क्या कहलाता है? वह कहलाता है भूमंडलीय तापन, या हम उसे ग्लोबल वार्मिंग भी कह देते हैं। क्वेश्चन यहाँ से घुमा करके ये भी पूछ लेता है कि ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार कौन सी गैसें हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस है। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। और हमारा भारत देश किस गोलार्ध में है? तो हमारा भारत देश जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की जो बीच की दूरी है वह है 3,214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम के बीच की जो दूरी है वह है 2,933 किलोमीटर। 136 क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4 मिनट का। क्वेश्चन 137 है, भारत के मानक समय को कितने देशांतर माना गया है? तो 82.30 पूर्वी देशांतर। और भारत देश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देश। आपको ये देश याद भी रखने होंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शन से हो सकता है एक ऑप्शन में आपको देश दे दिया जाए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार में से, और बाकी अन्य देश दे करके पूछ लिया जाए कि निम्न में से भारत के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है। तो वहाँ आप पर जो है इन देश के अगर आपको याद होंगे तो ही आप वहाँ से आंसर को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रशासनिक दृष्टि से कितने राज्य हैं? तो 28 हमारे देश के राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? तो वह है आपका राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम गोवा है। अब बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से मानी जाती है? तो तेथिज सागर से मानी जाती है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है अरावली की। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगोत्री हिमनद। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को शांगपो कहते हैं चीन में।
और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना या मेघना कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल हमारे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका अधिकांश भाग जो है राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 151, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और भारत का जो है वो थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन है, और ये ब्रह्मपुत्र और आपकी गंगा नदी, दो नदी ऐसी हैं जो मिल करके ये इस डेल्टे का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 153, उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? तो लू कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 154, तापमान किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आप सभी को पता है कि तापमापी या फिर थर्मामीटर। 155, तापमान मापने की इकाई कौन सी है? तो देखिए, डिग्री सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 156 है, मृदा में जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आप सभी को पता है कि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, और ये अधिकतर जो है महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। बिजली का चमकना, वर्षा का होना वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल की परत जो है ऐसी है जहां बिजली चमकती है और वर्षा होती है, तो ये सबसे निचली जो परत है क्षोभ मंडल, वहां पर होती है। क्वेश्चन नंबर 160, काला महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीकरणीय या अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश, पवन, जल, इनसे अगर कोई भी ऑप्शन होगा तो वह आपका आंसर होगा। नवीकरणीय संसाधन में संसाधन होते हैं जिनको हम समाप्त करने के बाद पुनः दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका सूर्य का प्रकाश हुआ, पवन हुआ, पवन की ऊर्जा हुई, जल की ऊर्जा ही, तो हम इनको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 162 है, अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? तो अनवीकरणीय में हैं कि जिनकी एक निश्चित मात्रा है और एक समय के बाद वे समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। भारतीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 164, ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह निर्वाह कृषि होती है। और अगर जिस किसी कृषि का उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो, उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं, अर्थात व्यापार होता है। भारत देश में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? तो 55% लोग कृषि पर निर्भर है। इस समय के आंकड़ों के अनुसार जो आपकी बुक में दिया गया है SCERT की। अच्छा, उसके बाद है आपका 167, भारत की कुल राष्ट्रीय आय का, देखिए ये राष्ट्रीय के बाद यहाँ पर है राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? तो राष्ट्रीय आय का लगभग 17% जो है एग्रीकल्चर से, खेती से प्राप्त होता है। खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो देखिए, जो खाद्यान्न फसलें हमें हैं गेहूँ, जौ, चना, चावल, मटर, दाल, ज्वार, बाजरा, कोई भी एक ऑप्शन में आ सकती है। इनके अतिरिक्त अन्य फसलें आ सकती हैं। नकदी फसल कौन सी होती है? तो नकदी फसल में होती है जिनको किसान अधिक समय तक अपने पास सुरक्षित गोदाम इत्यादि में नहीं रख सकता, उनको तुरंत बाजार में उसे बेचना ही होता है। तो ये आपका गन्ना, कपास, जूट, तिलहन और तंबाकू, ये आपकी नकदी फसल में आती है। फिर फसल होती है पेय एवं बागानी, अर्थात पीने वाली, और जिनके बड़े बड़े बाग होते हैं फसलों के, जैसे चाय, कहवा, रबड़ और गरम मसाला। क्वेश्चन नंबर 171,
भारत में गेहूं उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। और भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन में? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 173 है, दलहनी फसलें कौन सी हैं? देखिए, दलहनी फसलें मतलब दाल वाली फसलें, अरहर, मटर, चना, मूंग, मसूर, आपका उड़द, ये आपकी दलहनी फसलें हैं। उसके बाद है मृदा। मृदा की जुताई फसलों को उगाना। देखिए, मृदा की जुताई फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला, ये क्या कहलाता है? आपका एग्रीकल्चर। अब जो भी क्वेश्चन इसके बाद आपसे पूछे जा रहे हैं या आपको बताए जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एक क्वेश्चन 100% मिलता है। जैसे मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसको विटीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? आपको पता है फूल को फ्लावर कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर है। 79, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एक क्वेश्चन बनता है और आता है। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? में सब्जी जो बेलदार होती हैं, अर्थात जिनकी लताएं फैली हुई होती हैं, उन पर सब्जी लगती है, तो उसको हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों को एकत्र करना क्या कहलाता है? तो ये चकबंदी कहलाता है। अर्थात जब किसान के पास छोटे छोटे खेत होते हैं और वे दूर दूर बिखरे होते हैं, तब सरकार के द्वारा इनको इकट्ठा किया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा कर उन खेतों को, टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया जाता है, जो चकबंदी कहलाता है। बात करते हैं हरित क्रांति की। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 और 1967 में हुई थी। विश्व में हरित क्रांति का जो जन्मदाता था वह था नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता माने जाते हैं वे माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि दूध सफ़ेद होता है, और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, पीली क्रांति, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से, या फिर कभी कभी आपको सरसों उत्पादन भी आ सकता है, क्योंकि सरसों का तेल जो है पीला होता है, इसलिए पीली क्रांति सरसों से संबंधित है। और सरसों जो है तिलहन की फसल है, अर्थात जिससे तेल निकलता है। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 188, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन, अर्थात मछली पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन। और खेती के लिए कौन सा खाद सर्वोत्तम है? तो आप सभी जानते हैं कि जैविक खाद जो है खेती के लिए सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर है 191, खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उनको क्या कहा जाता है? तो अयस्क कहते हैं। सभी हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपनी सहपाठियों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम मोटिवेट होंगे और आपको अच्छी वीडियो उपलब्ध करा पाएंगे। सेंधा नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो सेंधा नमक जो है धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। और आपको जो साधारण नमक होता है ये समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो कोयला होता है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी किस्म है कोयले की एंथ्रासाइट कोयला। भारत में ऊर्जा विभाग की स्थापना कब और किसके निर्देशन में हुई? यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर पूछ ले जाए कि परमाणु विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1954 में हुई। और किसके निर्देशन में हुई? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुई। क्वेश्चन नंबर 196, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह है जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 197 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है।
और जापान का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 200। इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इफ्को की फुल फॉर्म है। आपने जो है उर्वरक का जो बैग होता है उस पर लिखा हुआ आता है इफ्को। तो ये थे आज के हमारे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसर को आप एक ही बुक से अच्छी तरह अध्ययन कर निकाला गया है, पुराने पेपरों का अध्ययन कर आपके लिए निकाला गया है। आप इनको अधिक से अधिक शेयर करें, अच्छी तरह मेहनत करें ताकि 1000 रुपये महीना 4 साल तक आपको मिल सके। मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।